नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां भीषण गर्मी के बाद अब दिल्ली पानी पानी हो गई है। जी हां, भारी बारिश ने दिल्ली को राहत के साथ आफत में डाल दिया। और वहीं दूसरी बड़ी खबर ओवैसी से जुड़ी हुई है, जहां जय फिलिस्तीन का नारा देकर ओवैसी ने फिर हंगामा मचा दिया। और तीसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर फरमान जारी कर दिया गया है। चौथी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है, जहां श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां की छत्तीसगढ़ सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अटकलें तेज लगाई जा रही हैं। और चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं के बाद मौसम के बाद जब बारिश ने सर्द लहजे के साथ दस्तक दी तो हर किसी का चेहरा खिल उठा। लेकिन शुक्रवार की सुबह से बरस रहे बादल राजधानी दिल्ली की व्यवस्थाओं के लिए हर बार की तरह आफत बनते नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर बहता हुआ पानी और रुकी हुई गाड़ियों ने सरकारी इंतजामात की पोल खोलकर रख दी है। इतने बारिश के रिकॉर्ड तक कायम हो गया। जानकारी ऐसी है कि 88 साल बाद जून के महीने ने इतनी बारिश देखी। जब सुबह बारिश शुरू हुई तो खबर आई कि आईजीआई एयरपोर्ट का छत का एक हिस्सा भी गिर गया, जिससे एक शख्स की दर्दनाक मौत भी हो गई है। आम लोगों को हो रही है ऐसे दिक्कतों से जुड़ी खबरें कई और जगह से भी सामने आ रही हैं। और इसी बीच एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर में भी बारिश का पानी भर गया। संसद जाने के लिए अपने स्टाफ की गोद में बैठकर कार तक उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे संसद जाने के लिए ये सब करना पड़ा है। एक गाड़ी से बाहर तक आए, फिर लोग हमें गाड़ी तक उठाकर लेकर के गए। तो दिल्ली में जिस तरह से पानी की किल्लत थी और लगातार इसे लेकर के मांग भी किया जा रहा था, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी 4 दिन तक हड़ताल पर भी थी। लेकिन जब पहली बारिश हुई है दिल्ली में और लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो इन सब के बीच जो सरकारी जो इंतजामात है उसके भी पोल खोलते हुए नजर आए। बाढ़ जैसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। पहली मानसून ने अभी दस्तक दी। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी गोद में बैठकर कार तक जाना पड़ा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरह से बारिश की उम्मीद लगातार दिल्ली के लोग लगा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जल्द बारिश पहुंचे ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिले, और मानसून आया, पहली मानसून, पहले बारिश में इस तरह की तस्वीरें, सरकारी जो इंतजामात है, जो तैयारियां, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी और कब उन्हें राहत मिलेगी गर्मी से भी और जल संकट जो दिल्ली में लगातार बना हुआ है। लेकिन राहत क्या मिली, यहाँ तो और ज्यादा आपस की तस्वीरें लगातार राजधानी से सामने आ रही है और पोल खोल रही है तमाम उन इंतजामातों की, तमाम उन दावों की जो हर सरकार करती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। एमपीजी में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन नालों की सफाई नहीं की गई, जिससे जल भराव की जो स्थिति है वो पैदा हो गई। कहीं पर तो भारी जाम की तस्वीरें सामने आई, कहीं पर गाड़ियां रेलती हुई नजर आई, तो कहीं पर इतना लंबा जाम लगा हुआ था। साथ ही जो सांसद है वो भी संसद भवन में पहुंचने पर देर हो गए। जिस तरीके से वायरल हो रही है लगातार एक तस्वीर, जो भी सांसद है और उनके कंधों पर बिठाकर जो है वो रोड पार कराई गई है। साथ ही एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब नाव जो है लेकर चल रही है भाजपा के एक नेता, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हालांकि 2 बजे जो है वो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। और वहीं जो मेयर है, एमसीपी के जो मेयर है चली हो गया है, उनका कहना यह है कि पहले से बेहतर स्थिति है और हम इस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो जमीनी हकीकत है गरिमा, वो कुछ और ही बयान करती है। और वो तस्वीर सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं थे, इसलिए लोगों को आज इतनी दिक्कतों का सामना सुबह से ही करना पड़ रहा है। ठीक है तनु, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब लगातार दिल्ली में तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से 5वीं बार चुने गए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। और इन सबके बीच अब बीजेपी नेता और अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राणा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी
ओवैसी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की अपील की है। नवनीत राणा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजकर पत्र में अपील किया है कि मैं आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102/103 के अनुसार अजदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करती हूं। राणा ने मांग की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी संसद सदस्य जो किसी अन्य राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी या निष्ठा दिखाता है या जो ऐसा कृत्य करता है उसे संसद से निष्कासित किया जा सकता है। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर इस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और लगाव दिखाई है जो संविधान का उल्लंघन है। तो ओवैसी के फिलिस्तीन प्रेम का अब जोरदार विरोध हो रहा है और नवनीत राणा ने इसे लेकर के संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, अब जिस तरह से देखते हैं संविधान का, जिस तरह से 102/103 का जिक्र किया है नवनीत राणा ने कि अगर किसी दूसरे देश के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। और अब इसी का जिक्र किया गया और जिस तरह से जय फिलिस्तीन के जब नारे अजदुद्दीन ओवैसी ने लगाए थे तो तमाम सियासत का भी दौर देखा जा रहा था और अब संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आगे? लोकसभा में जैसे शपथ ग्रहण के समय ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तभी से विवाद शुरू हो चुका था। काफी बीजेपी के दिग्गज नेता इसका विरोध करने लगे थे। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की नवनीत राणा जो बीजेपी की नेता है और क्या नाम है, इस बार लोकसभा चुनाव हार भी गई, लेकिन हैदराबाद जाके भी इनके दोनों का 36 का आंकड़ा है। ओवैसी होते हैं और अमरावती की नवनीत राणा जो है, दोनों ही 36 का शुरू से ही बात विवाद में फंसे रहते हैं और इन लोग टोकिया बटोरने की आदत है और वही ओवैसी की आदत है। ओवैसी ने भी वही किया, सदस्यता ग्रहण करते हुए लोकसभा की जब जय फिलिस्तीन किया तो उसके बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद और अमरावती की अगर राणा की बात करें क्या, ओवैसी विवादों से हमेशा लगाव रहता है इन लोगों का। कुछ न कुछ ऐसी टोकिया बटोरने के लिए, मीडिया में आने के लिए ऐसी बातें करती है जो हमेशा टोकिया में रहती है। इसी को लेकर क्या नाम है, नवनीत राणा जो है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखती है 102/103 के अनुच्छेद के अनुसार इनकी सदस्यता इनकी रद्द की जाए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से संविधान के खिलाफ जाके जय फिलिस्तीन की बात की है, तो धारा 102 संविधान के 102/103 की में उल्लेख है कि जो भी देश के खिलाफ जाता है या देश के प्रति कुछ भी ऐसी बात बोलता है तो उसको सदस्यता उसकी रद्द की जा सकती है। और नवनीत राणा वही नवनीत राणा है, बता दूं निर्मा, जो उसके खेमे में जाते हैं ओवैसी को चैलेंज के लिए 15 सेकेंड के लिए अगर पुलिस हटा दी जाती है तो हम दिखा देंगे क्या कर सकते हैं। तो वही नवनीत राणा जो हमेशा सुर्खियों में बनी, तो आज वो इस सुर्खियों पे लेके कि ओवैसी की सदस्यता हटा दी जाए और लोकसभा से निरस्त की जाए। और उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को इसीलिए पत्र लिखा कि 102/103 के तहत इनकी सदस्यता रद्द की जाए। जी निर्मा, तो आगे क्या लग रहा है कि आगे क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी जिस तरह से नवनीत राणा ने मांग की है और इसके साथ ही और भी तमाम नेता हैं, उनके भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं लगातार? देखिए, अब जो भी अगर संविधान में ऐसे नियम है 102/103 के तहत लेकिन नियम है तो हो सकता है कि लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। लेकिन अभी देखना है कि राष्ट्रपति इस पे क्या कार्रवाई करती है। राष्ट्रपति के पास जिस तरह से इन्होंने पत्र लिखा है और भी संसद सदस्यों ने पत्र लिखा है, तो उसको देखते कहीं ना कहीं अभी देखा राष्ट्रपति के ऊपर डिबेट होता है। अगर ऐसा संविधान में नहीं है तो शायद ओवैसी के लिए आने वाला टाइम बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। गरिमा, ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ओवैसी के फिलिस्तीन प्रेम पर अब जोरदार विरोध हो रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में के पाठक ने जिस तरह से स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए के पाठक की ओर से आदेश जारी किए गए, कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में भी आया है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गई है। हर दिन प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति की तस्वीर प्रधानाध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजनी होगी। डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किए। हालांकि डीजी स्कूल शिक्षा द्वारा जारी आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये शिक्षकों पर अविश्वास जताने जैसा है। इसके अलावा तस्वीरें शिक्षक और शिक्षिकाओं की निजता से भी जुड़ी हुई हैं। शिक्षक संगठनों ने ऐसा ऐलान किया कि वे कोई भी तस्वीर खंड शिक्षा अधिकारियों को नहीं भेजेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से बिहार के बाद अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से तैयारियां की जा रही, क्योंकि आए दिन देखा जाता था कि बच्चों की अनुपस्थिति और इसके साथ ही शिक्षकों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति कई जगहों पर स्कूलों में हम देखते थे, और अब इसे लेकर के तमाम तैयारियां, तस्वीरें भेजने पड़ेंगे अधिकारियों को। लेकिन जो विभाग है जो विरोध कर रहा है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? विस्तृत जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जो डीजी स्कूल के शिक्षक कंचन वर्मा है, जिन्होंने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया था। वहीं आपको बता दें, साथ ही साथ शिक्षक संगठनों में काफी इसका नाराजगी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि ये तरीके से शिक्षकों पर अविश्वास जताने जैसा काम है। कहीं ना कहीं तस्वीर खींच के शिक्षक अधिकारियों को भेजना है, तो कहीं ना कहीं हम पे अविश्वास किया जा रहा है, तो बेहद नाराजगी नजर आ रही है। जी, शिक्षकों से आपकी बातचीत हुई है क्या इसे लेकर के? जी, मैं कई शिक्षक संगठनों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी हम जो हमारे सीनियर शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं, जब तक वो हमको इस तरीके इसमें बात बोलने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक हम इसमें बात नहीं करेंगे। फिर भी जिस तरीके से उन्होंने बताया, उस तरीके से कहना कि उनमें काफी नाराजगी नजर आ रही है कि शिक्षक संगठनों ने ऐलान भी कर दिया है कि हम फोटो मतलब जो तस्वीर है वो खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं भेजेंगे, और इसके लिए हम आगे एक उचित फैसला भी करेंगे आपस में बैठ के, और इस पर कदम भी उठाएंगे खड़ा। जी, और समीर, क्या खंड शिक्षा अधिकारी के इसे लेकर के स्टेटमेंट सामने आए हैं? क्योंकि जब से विरोध प्रदर्शन चल रहा है तब से लगातार देखा जा रहा है उनकी जो मांगे हैं शिक्षकों की, और वो जिस तरह से मांगे कर रहे हैं, क्या अधिकारियों की अभी तक इसे लेकर के कोई स्टेटमेंट? जी, अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आया, सामने नहीं आया। वहीं अगर आपको बता दें तो जो डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से संवाद करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि आपको बता दें जो आदेश जारी हुआ है, इस पे भी बैकफुट पर जाते हुए डीजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शिक्षक जो संगठन है वो इस पर बेहद नाराज हैं। जिस तरीके से बिहार में नाराजगी देखने को मिली थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, और शिक्षक संगठन लगातार इससे बेहद नाराज हैं। उनका साफ तौर पर बताना है कि ये हम पे एक तरीके से अविश्वास है, हम पे विश्वास नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हमको फोटो खींचकर तस्वीर खींचकर भेजने के लिए कहा जा रहा है। ये एक निंदनीय कार्य है। जी, ठीक है समीर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तैयार है। अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास के आज तड़के 4 बजे रवाना हुआ। सभी श्रद्धालु त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच कश्मीर में आधार शिविर पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद उन्हें झंडी दिखाई, और इससे पहले जम्मू के सरस्वती धाम में बुधवार से तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन भी जारी होना शुरू हो गया। पंजीकरण कराने भोले के भक्त पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए अलग अलग जत्थों में लोग रवाना भी किए जाते हैं। पहले दिन बालटाल और पहलगाम के लिए 1,000 टोकन भी दिए गए हैं। टोकन प्राप्त करने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और इसके टोकन लेने के लिए जम्मू के सरस्वती धाम में सुबह 4 बजे से ही लाइनें लग गई थी, और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं की जांच की है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तकरीबन 5 बजे अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से बाबा बर्फानी के मुकद्दस गार की तरफ रवाना हुआ। पूजा के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने बर्फ की शक्ल में बने बुहानी की शिवलिंग में यानी बाबा बर्फान अमरनाथ यात्रा की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की यात्रा नवाज बम बम बोले के नारू से गूंज उठा। मैं आपको ये भी बता दूं कि बर्फानी बाबा के दर्शन पर जाने वाले अकीदतमंदों में मर्दों के मुकाबले खवातीन की ज्यादा तादाद दिखाई गई है। अकीदतमंदों की ढोल की ताब में रक्स करते हुए नजर आए हैं। सख्त हिफाजती इंतजाम के बाद दरमियान आज जम्मू कश्मीर के बालतल पहलगाम के रवाना हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 29 जून को मुकद्दस गार में बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। जी एजाज, बारिश का भी दौर चल रहा है, मानसून का ये दौर चल रहा है, और ऐसे में इसे लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि बर्फबारी भी देखी जाएगी, भारी बारिश भी देखी जा सकती है, तो यात्रियों के सुरक्षाओं को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैं आपको ये भी बता दूं कि सुरक्षा की सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी बताया कि उनके लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। ठीक है एजाज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा
करीब 2 महीने तक चलेगी और तमाम इंतजाम किए गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में सीएम ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। हालांकि इस मीटिंग के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि राज्यपाल से किसानों की खाद बीज की उपलब्धता को लेकर के चर्चा हुई है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली का दौरा किया था। सीएम ने यहां पीएम मोदी समेत पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि जल्द ही राज्य विस्तार हो सकता है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल इस बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बृजमोहन अग्रवाल विष्णुदेव साय की कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद राज्य में 2 विधायक और मंत्री बन सकते हैं और ये बातें भी सामने आई हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने 2 नामों पर मुहर लगा दिया और अब केवल घोषणा करना बाकी है। तो दिल्ली आलाकमान से सीएम साय ने मुलाकात भी की है, बातचीत की है इस मुद्दे पर और बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद पद खाली हुआ और अब छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, अब जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी सामने आई कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम साय ने आलाकमान से भी बातचीत की और 2 नाम तय भी किए जा चुके हैं। उन दोनों नाम का भी जिक्र कीजिएगा और कैबिनेट विस्तार कब तक हो सकता है इस बात का भी जिक्र कीजिएगा। बृजमोहन अग्रवाल जी के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधायकी से। उसके बाद अभी कैबिनेट 11 मंत्री हैं, 2 मंत्री पद यहाँ पर रिक्त हैं और 22 जुलाई से आगामी मानसून सत्र होगा। सरकार इस स्थिति में है कि मानसून सत्र के पहले जो 2 मंत्रियों के पद खाली है उनको भरपूर कर ले। लेकिन मंत्री पदों की भर्ती के लिए अभी ये है कि जातिगत समीकरण और अन्य मुद्दों को देखा जा रहा है, जिसके बाद जो उस कैबिनेट में फिक्स होंगे उनको वहां पे लिया जाएगा। ये तय है कि रायपुर संभाग से मंत्री लिया जाएगा। दूसरा जो मंत्री है वो ओबीसी वर्ग से हो सकता है। अभी किसी भी मंत्री का किसी भी विधायक का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इस तौर पे ना पार्टी के अंदर खाने में चर्चा तो बहुत है, पर किसी का भी नाम विशेष तौर पे सामने नहीं आया। सोशल मीडिया में जो मंत्री के समर्थक हैं वो अनेक नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वरिष्ठ विधायक होगा जो पुराना है उनको लिया जाएगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मेदारी उन्हीं को दिया जाएगा जो पुराना विधायकी के जिसको अनुभव होगा। वर्तमान सरकार में जितने भी मंत्री अधिकांश नए हैं, 2-4 को छोड़ दे तो अधिकांश नए मंत्री हैं जिनको मंत्री का शासन का थोड़ा सा अनुभव की कमी है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जिनको भी मंत्रिमंडल में नया शामिल किया जाए उनको पुराने लोग हो सकते हैं और एक आध नए चेहरे हो सकते हैं। चर्चाएं तो बहुत नामों की हो रही है, पर पार्टी ने अधिकृत तौर पर किसी को अभी तक घोषित नहीं किया है भीतर खाने से कोई जानकारी नए नाम को लेकर के, क्योंकि तमाम कयास लगाए जाते रहे हैं। राहुल, भीतर खाने से ये निकल के आ रही है वरिष्ठ मंत्रियों के तौर पे देखा जाएगा तो पुराने जो मंत्री रहे अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, इनमें से कोई हो सकते हैं क्योंकि पुराने कैबिनेट में रह चुके हैं, इनको संसदीय कार्य का अनुभव रहा है, पर पुराने दिग्गज नेता है बीजेपी के। दूसरी बात यह है कि नए नाम जिनकी चर्चाएं चल रही है उनमें हो सकते हैं पुरंदर मिश्रा हो सकते हैं, गजेंद्र यादव हो सकते हैं और इनके अलावा 1-2 और नामों की चर्चा है। पर वास्तविक स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री का अधिकार है वो किसको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। दूसरा जातिगत समीकरण देखा जाएगा। बस्तर संभाग में सिर्फ एक ही मंत्री है, वहां से केदार कश्यप है और वहां से भी कोई मंत्री नहीं है। हाँ, पार्टी की जो बीजेपी अध्यक्ष है किरण देव सिंह, वहां पे वो प्रदेशाध्यक्ष है। सरगुजा संभाग में 3 से 4 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाते हैं। ये माना जा रहा है कि सरगुजा संभाग में एक आध मंत्री को वहां से मंत्री को हटाया जा सकता है और उसको सिर्फ बस्तर संभाग से सूचित की जा सकती है। दूसरे बिलासपुर और रायपुर संभाग में 2 मंत्री हैं, लेकिन रायपुर संभाग में अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद एक भी मंत्री अभी नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि रायपुर संभाग से एक मंत्री लिया जाएगा। अब उसमें 3 से 4 नाम आ रहे हैं। अजय चंद्रा 15 साल से ये मंत्री विधायक रहे बीजेपी सरकार में और लंबा राजनीतिक अनुभव। तो 22 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू होगा वहां पे फ्लोर पे जाना है सरकार को फिर वहां पे घेराबंदी विपक्ष के द्वारा की जाएगी। नए जो प्रदेश में भी गठित हुए उनको उठाया जाएगा। तो उस स्थिति में संसदीय कार्य मंत्री की आवश्यकता रहेगी जो वहां पे पार्टी जो सरकार का पक्ष रखे, सरकार की उपलब्धियों को बताए। तो ऐसे में पुराने मंत्रियों को वही रखा जाएगा, पुराने अनुभवी विधायकों को वही मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बजट सत्र हुआ था, बजट सत्र में जिन
पुराने विधायकों को मंत्री पद से जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था, उन विधायकों ने काफी काफी मुखर थे सरकार के प्रति, उन्होंने आक्रोश जताया था, सरकार को ही उन्होंने घेरा था। बीजेपी की सरकार होने के बाद ही बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो ये माना जा रहा है कि उनपे बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो परिस्थिति दोबारा ना हो जो पूर्व में भी मार्च में हुआ था बजट सत्र के दौरान। ये इतना स्पष्ट है, मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, उसके पहले कैबिनेट रिसफल हो सकता है। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्द अब छत्तीसगढ़ के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।